हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि पहले हमने आपको एसएसटी का क्वेश्चन करवाया था, प्रीवियस क्वेश्चन, तो आज हमने सोचा आपको हिंदी का कराते हैं। जैसे कि इसका एग्ज़ाम डेट है आपका 25/1/2023। आज हम हिंदी का सेशन कराने चल रहे हैं। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाणी प्राणी की पहचान है। जिस प्रकार कौवे और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के आचार व्यवहार तथा स्वभाव की परख भी वाणी द्वारा होती है। मीठी वाणी दूसरों को वश करने की औषधि है। जब हम मधुर वाणी का श्रवण करते हैं तब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। सज्जन सर्वदा मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, जबकि दुर्जनों की वाणी कटु तथा कर्कश होती है। मीठी वाणी शत्रु को मित्र बना सकती है। निराश व्यक्ति में आशा उत्सव का संचार कर सकता है। कटुवाणी हृदय में सूल की तरह चुभती है। इससे अपने भी पराये हो जाते हैं। तो इतना ही नहीं, कटुवाणी लड़ाई झगड़ों यहाँ तक कि बड़े युद्ध का कारण भी बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया। मधुर वाणी अमृत के समान काम करती है। तो ये हमारा गद्यांश था। अब इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार प्राणी की पहचान किससे होती है? तो गद्यांश के अनुसार प्राणी की पहचान हमारी वाणी से होती है। तो वाणी टिक किया गया है, ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या क्या है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्राणी की पहचान उसकी वाणी से होती है। कौवे और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है। वाक्य से तात्पर्य है कि इसके आगे डैश है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। कोयल और कौवा दोनों लगभग समान रूप होते हैं, किंतु उनकी वाणी में अंतर होता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, कौवे और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है। वाक्य से तात्पर्य है कि कोयल और कौवा दोनों लगभग समान रूप होते हैं, किंतु उनकी वाणी में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुण मधुर वाणी का नहीं है? तो मधुर वाणी का दूसरों को वश में करना, शत्रुओं को वश में करना, निराश व्यक्तियों में आशा उत्पन्न करना, ये सारे गुण हैं। तो नहीं पूछा है निगेटिव। तो अपनों को पराया बनाना मधुर वाणी का गुण नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया से आशय है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी। वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। उपयुक्त वाक्य से आशय है कि वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सही है डी, सूल तूल। निम्न में से समूह से भिन्न शब्द युग्म सूल तूल है। कौन सा युग्म जो है सबसे अलग है, भिन्न अलग है? तो सूल तूल सबसे हमारा अलग है।
जबकि शब्द युग्म शत्रु मित्र अपने पराये तथा दुर्जन सज्जन विलोम शब्द युग्म है। शब्द युग्म सूल तूल का अर्थ नुकीला लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी प्राणी की पहचान है, वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद बताइए। तो वाणी प्राणी की पहचान है, उसका ऑप्शन सी करेक्ट है, विधानवाचक। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। वाणी प्राणी की पहचान है, वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद विधानवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद जो निम्न हैं। पहला हमारा है, फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य और फोर्थ है विस्मयादि वाचक वाक्य, फिफ्थ है आज्ञावाचक वाक्य, सिक्स है इच्छावाचक वाक्य, 7 है हमारा संदेहवाचक वाक्य और 8 है हमारा संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटुवाणी के कारण डैश नहीं होते अपने पराये। तो इसमें व्याख्या में दिया गया है, छोटा सा ही है, कटुवाणी के कारण अपने पराये नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मन कैसी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तो हमारा मन मधुर वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तो हमारा मन मधुर वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है। वाक्य में निपात शब्द है, निपात भी है, यहाँ इसमें निपात क्या है, ये भी है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है, वाक्य में निपात शब्द भी है। निपात मतलब कहते किसको हैं। तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश आदि। तो ये तो हो गया हमारा गद्यांश तक के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। कस्बे की सांस बूझे कंडों का धुआं, बल्बों की फुंसियाँ जल उठी यहाँ वहाँ। अभी गए साल यहाँ आई है बिजली, लेकिन बस एक सड़क छूते हुए निकली। कुत्ता लौट सड़क और कौवे की काँव काँव, धूल भरे चौराहे पूछ रहे नाम गाँव। बहुत ही अच्छी है कविता। तो क्वेश्चन है इसमें, कविता में किस ओर संकेत किया गया है। तो कविता में ऑप्शन सी, गांव में सुविधाओं के अभाव की ओर। सी है, कविता में गांव में सुविधाओं के अभाव की ओर संकेत किया गया है। 11, बुझे कंडों का धुआं एक निहितार्थ संभव नहीं है। तो संभव नहीं है यहाँ पर ए, उपले समाप्त हो गए हैं। उपले समाप्त हो गए हैं, बुझे कंडों का धुआं का निहितार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में बिजली कब आई है। 1 वर्ष पहले आई है। ऑप्शन करेक्ट बी है, 1 वर्ष पहले। तो बी इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त काव्यांश के आधार पर गांव में 1 वर्ष पहले बिजली आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बल्बों की फुंसियाँ से आशय है। सी हमारा ऑप्शन, बल्बों की रोशनी कम है। तो इसका सी है, बल्बों की फुंसियाँ से आशय है कि बल्बों की रोशनी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में बिजली डैश एक ही सड़क पर है।
इसकी व्याख्या है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार गांव में बिजली एक ही सड़क पर है। समूह से भिन्न शब्द क्या है? तो गांव भी था, सड़कें भी थी, कस्बा था, बूझे नहीं थे। तो डी बूझे समूह से भिन्न शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो हमारे बोध कहलाते हैं। इसकी व्याख्या करते हैं, भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं वो बोध ज्ञान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, व्यवहारशील। इसकी व्याख्या करते हैं, दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक व्यवहारशील है। संप्रेषण केवल बोलने या सुनने की योग्यता ही नहीं, अपितु अपने को व्यक्त करने एवं दूसरों को समझने की कला है, और यह उस समय ही प्रभावशाली हो सकता है जबकि आप जिस बात की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वह ठीक उसी ढंग से दूसरों के पास पहुंच सके और वो उसे समझ सके, यही प्रभावशाली संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजात क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह विचार किसके द्वारा समर्थित है? यह विचार हमारे ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रकृतिवादी से समर्थित है। इसकी व्याख्या करते हैं, प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजात क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह विचार प्रकृतिवादी द्वारा समर्थित है। प्रकृतिवादी शिक्षा को प्रकृति से प्रेरित मानता है। वह बालक की शक्तियों के विकास तथा बालक की मूल प्रवृत्तियों के समृद्धिकरण को ही विवेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे किसके आकलन में सहायता मिलती है? तो इससे हमें सी ऑप्शन सही है, बोध। विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे विद्यार्थी के बोध आकलन में सहायता मिलती है। भाषा अधिगम्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम्य बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? तो हमारा आंसर ऑप्शन करेक्ट है, ए, बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना। तो इसी व्याख्या करते हैं, भाषा अधिगम्य बोधगम्य निवेश का तात्पर्य है कि बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है। पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विद्यार्थियों की उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझा रही है। वह अनुच्छेद की एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की निज की भाषा में समझाती है। वह कक्षा में किस विधि उपागम का प्रयोग कर रही है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, व्याकरण अनुवाद विधि। इसकी व्याख्या करेंगे, उपयुक्त के संदर्भ अध्यापिका कक्षा में व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रही है। व्याकरण अनुवाद विधि शास्त्रीय, पारंपरिक और भंडारकर विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि के संदर्भ में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। इस विधि में लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। इससे भाषा शिक्षण में मातृभाषा के प्रयोग पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की ज़रूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में आसान। हमारा ऑप्शन इसकी व्याख्या करेंगे। संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को उपयोगिता, सरलता तथा अध्यापन में आसान सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की ज़रूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये क्रमशः अक्षरों की बनावट पर बल, भाषाई आदतों का विकास तथा वाचन पर बल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाली एक खोजी कहानी सुनाता है। शिक्षार्थी की कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है और